गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। एफआईआर के बाद पुलिस क्या करती है? बीएनएसएस 2023 के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कुल 9 शक्तियां और कानूनी प्रक्रिया। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि जब हमने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी, उसके बाद पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। क्या पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहेगी या इन्वेस्टिगेशन करेगी? अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें क्या क्या करेगी? तो कुल 9 पॉइंट मैं आपके लिए तैयार करके लाया हूं आज के वीडियो में, जो कि नई संहिता, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, उसके तहत मैंने उन 9 पॉइंटों को निकाला है कि जैसे ही आपने एफआईआर दर्ज की तो उसके बाद पुलिस सबसे पहले क्या कार्य करेगी। तो 9 शक्तियों को, उन 9 पावर्स को मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए तैयार करके रखा है। उसी में से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। और लेकिन उन 9 पावर्स को बताने से पहले, पुलिस की जो 9 कार्य हैं उनको बताने से पहले, मैं आपको एक बात सबसे पहले बता दूं कि 173 जो जिसको हम कहते हैं कि जिसमें एफआईआर दर्ज की जाती है, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करने से पहले जो सबसे पहला कार्य किया जाएगा वो धारा 173 की उपधारा 2 की उपधारा 1 के तहत उस एफआईआर की निशुल्क कॉपी उस फरियादी को दी जाएगी। सबसे पहला कार्य तो सर यही होगा। 173 क्या होती है आप जानते हैं। जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 154 थी, उसको बदलकर अब 173 कर दिया गया है। 173 पर मैं पिछले वीडियो बना चुका हूं। हम पहले मुद्दे की बात पर चलते हैं, वरना हमारा मुद्दा रखा रह जाएगा और दूसरी बहुत सी जरूरी जानकारियां बीच में आ जाएंगी। लेकिन मैं यहीं रुकते हुए सीधे मुद्दे की बात पे चलते हैं और सीधे मैं आपको ई बुक पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं। वहां से मैं आपको 9 पावर्स इन्वेस्टिगेशन की, जो एफआईआर के लिखे जाने के बाद यूज की जाएंगी और उसके अनुसार कार्य किया जाएगा, उस पर मैं आपको जानकारी देता हूं। इस ई बुक पीडीएफ की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको वहां से खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। स्क्रीन पर सर, एफआईआर के बाद पुलिस क्या करती है। बीएनएसएस 2023 के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेशन की 9 शक्तियां और कानूनी प्रक्रिया, ये हमारी ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी यही टाइटल है। और इसी में नीचे मैंने 2 लाइनें भी लिखी हैं, बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हैं आपके मोटिवेशन के लिए कि जब उम्मीद के सब रास्ते बंद हो और अन्याय का अंधेरा हो घना, तब याद रखना कानून की मशाल अभी भी जली है। यह जंग लड़ने का हौसला रखो, जीत अभी भी आपकी गली में खड़ी है। अब हम मुद्दे की बात पर चलते हैं सर, जहां मैं 9 पावर्स के बारे में आपको बताऊंगा। आइए सर, लेट्स गो। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। ये इन्वेस्टिगेशन होता है संज्ञेय प्रकृति के अपराधों में, जिसको हम कंज्यूबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन कंज्यूबल ऑफेंस, असंज्ञेय प्रकृति के अपराधों में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और न ही उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। उसमें एनसीआर रिपोर्ट लिखकर उस फरियादी को दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप कोर्ट में जाकर प्राइवेट कंप्लेंट जज साहब के समक्ष लगा दें। 210 के तहत जो संज्ञान की पावर है, जज साहब उसमें उसका विचारण करके उनके बयान लेके और अभियुक्तगण को नोटिस जारी कर देते हैं और इन्वेस्टिगेशन में पूरे गवाह सबूत सब सब कुछ इकट्ठा किया जाता है। अब हम इसमें जो सबसे पहला कार्य किया जाता है, जो एफआईआर दर्ज होती है 173 के तहत और उसकी कॉपी उस फरियादी को दे दी गई, और उसके बाद फिर जो है कि कुछ मुख्य मुख्य बातें पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद पूरे 9 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले साक्ष्य जुटाना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, गवाहों के बयान लेना, स्पॉट इंस्पेक्शन करना मतलब स्थल निरीक्षण करना, चौथा है दस्तावेज को इकट्ठा करना जो उससे रिलेटेड है, और पांचवा है सत्य को खोज निकालना। ये मुख्य मुख्य मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी। हम सबसे पहले अब नंबर 1 से शुरुआत करते हैं कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, जो एफआईआर है, उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। केवल एक प्रारंभिक सूचना है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की असली कानूनी जिम्मेदारी बीएनएसएस 2023 के तहत इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच शुरू करना होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सत्य को खोज निकालना है। अब नंबर 1 है साक्ष्य और गवाहों से संबंधित कार्य। इसमें जो होता है कलेक्टिंग एविडेंस, साक्ष्य जुटाना। इसका मतलब एक ही घटना स्थल से ऐसे भौतिक प्रमाण, फिजिकली प्रूफ इकट्ठे करना जो अपराध को साबित करने में मदद करें। इसमें फिंगरप्रिंट्स, खून के नमूने, इस्तेमाल किए गए हथियार, कपड़े और अन्य फॉरेंसिक सबूत शामिल होते हैं। यह बीएनएसएस की धारा 182 के तहत जांच का एक अभिन्न अंग है। दूसरा आता है सर हमारा स्पॉट इंस्पेक्शन करना, क्राइम सेंस एग्जामिनेशन मतलब स्थल निरीक्षण करना। पुलिस टीम घटना स्थल का दौरा करती है,
इसका उद्देश्य घटना स्थल पर जाकर नक्शा मौका बनाना, पंचनामा बनाना और विस्तृत विवरण, दूरी और स्थान को मापना और यह समझना कि अपराध किस तरीके से किया गया और यह जांच को सही दिशा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये दो हो गए सर। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन का, गवाहों के बयान लेना, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स। अपराध से संबंधित जानकारी रखने वाले सभी व्यक्तियों, जो कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह या अन्य गवाह, को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उनके बयानों को बीएनएसएस की धारा 180 180 और 183, पहले ये 161 थी, अब 180 भी है और 183 भी आप मान के चले, उसमें मतलब वो रिलेटेड ही धाराएं लगभग उससे, तो मैं इसको कर देता हूं। इसके तहत रिकॉर्ड किया जाता है। इन बयानों का उपयोग बाद में कोर्ट में गवाहों से जिरा, जिसको हम क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। मतलब अब ये जैसे वो चालान पेश हो जाता है और वो मुलजिम की जमानत हो जाती है, वो वकील कर लेता है, और जब अभियोजन के साक्ष्य प्रारंभ होते हैं तो ये जो स्टेटमेंट रहते हैं, इसमें जिन गवाहों के स्टेटमेंट रहते हैं उनको नोटिस जारी किया जाता है और कोर्ट में उनके बयान होते हैं। तब वो विपक्षी जो मुलजिम का अधिवक्ता महोदय हैं, जो वकील साहब हैं, वो उनसे जिरह करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, ताकि वो उनको झूठा साबित कर सकें और उनके मुलजिम जो है, जिसकी तरफ से वो वकील हैं, उसको बाइज्जत बरी करवा सकें। इसके लिए वो जद्दोजहद करते हैं और तमाम सवालात पूछते हैं। उसी को क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। अब चौथा नंबर आता है सर हमारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में। 9 पॉइंट बताएं सर इसमें मैंने आपको, उसमें चौथा पॉइंट आता है दस्तावेज संग्रह करना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन। जांच को प्रमाणित करने के लिए अपराध से जुड़े सरकारी या निजी दस्तावेजों को कानूनी तरीके से इकट्ठा करना। इसमें बैंक स्टेटमेंट, कॉल डिटेल्स, सीडीआर, जमीन के कागजात और डॉक्टरी मेडिकल रिपोर्ट आदि सभी शामिल इसमें हो सकते हैं। इसके बाद आता है सर हमारा पांचवा, मुलजिमों की गिरफ्तारी। मतलब इसको पॉइंट नंबर 2 दिया है मैंने, इसमें अभियुक्तों और जांच पूर्ण करने से संबंधित कार्य हैं ये, कि साक्ष्य जुटाने के बाद जांच का ध्यान अपराधी को पकड़ने और मामले को कोर्ट तक ले जाने पर केंद्रित होता है। उसमें 5वें नंबर पर है मुलजिमों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। जुटाए गए पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यदि यह साबित होता है कि किसी व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है, तो पुलिस बीएनएसएस की धारा 35 से 42 के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है। गिरफ्तारी के सभी नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पुलिस के लिए अनिवार्य होता है। नंबर 6 आता है सर हमारा इसमें जब्ती और तलाशी, सर्च एंड सीजरी। पुलिस को अपराध में इस्तेमाल हुए हथियारों, चोरी की गई संपत्ति या अन्य आपत्तिजनक सामग्री को आरोपी के पास से जब्त करना होता है। इसके लिए बीएनएसएस 2023 की धारा 102 से 109 के तहत कानूनी प्रक्रिया जैसे तलाशी वारंट प्राप्त करना आदि का पालन किया जाता है। हमारा 7वां नंबर आता है सर चिकित्सीय जांच, मेडिकल एग्जामिनेशन। यदि मामला यौन अपराध या किसी गंभीर चोट से संबंधित है, तो पीड़ित या आरोपी की निष्पक्ष मेडिकल जांच करवाना और उन्हें रिपोर्ट प्राप्त करना जांच का एक अनिवार्य अंग है, नेसेसरी अंग है। या बीएनएसएस की धारा 53 और उससे आगे कुछ धाराएं 54 आदि उसके तहत किया जाता है। और 8वें नंबर पे आता है सर हमारा अनुसंधान पूर्ण करना, कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जांच को तर्क संगत निष्कर्ष, लॉजिकली कंक्लूजन तक पहुंचाना, यह सुनिश्चित करना कि सभी साक्ष्य जुटा लिए गए हैं, सभी बयानों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और मामला कोर्ट में पेश करने के लिए तैयार है। अब 9वां नंबर आता है हमारा और अंतिम नंबर, कोर्ट में चालान आब्लिक चार्जशीट पेश करना, फाइलिंग चार्जशीट। जांच मतलब इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद पुलिस को बीएनएसएस की धारा 193 के तहत अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना होती है। यदि सबूत पर्याप्त हैं तो चालान आब्लिक चार्जशीट पेश की जाती है, और यदि सबूत नहीं है तो अंतिम रिपोर्ट, जिसको हम फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं या खात्मा खारिजा रिपोर्ट भी कहते हैं, वो पेश की जाती है। तो ये सर मैंने आपको आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और कुल इन्वेस्टिगेशन, जैसे ही आपने एफआईआर दर्ज की, तब आप तो एफआईआर की कॉपी लेकर आपके घर आ गए, लेकिन उसके बाद आपके पीछे पुलिस के द्वारा ये सभी कार्यवाहियां की जाएंगी, और जब उसका चालान पेश किया जाएगा तो आपको भी उसकी सूचना हो जाएगी, दे दी जाएगी, और मुलजिमों को तो दे ही जाएगी, क्योंकि जिस दिन चालान पेश किया जाएगा उस दिन खास तौर से मुलजिमों को सूचना दी जाएगी कि आज चालान पेश किया जा रहा है, आप कोर्ट में इतनी बजे उपस्थित रहें। और जब वो मुलजिम उपस्थित होता है तो उसको खड़ा करके कोर्ट में जज साहब की डायस पे चालान पेश किया जाता है। इधर वकील साहब
जो वकील करता है मुलजिम, वो जमानत का आवेदन लिख कर लाते हैं और वकील पत्र के साथ वो जमानत का आवेदन लगाया जाता है। जमानती प्रकृति के अपराधों में वैसे जमानत का आवेदन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है टाइप करने की, क्योंकि उसमें जज साहब के द्वारा जमानत ले ही ली जाती है। लेकिन जो अजमानती प्रकृति के अपराध हैं, कॉन्जुगल ऑफेंस है, संघीय प्रकृति के अपराध हैं, जिसमें मतलब जमानत नहीं ली जाएगी, तब ऐसी दशा में आवेदन लगाया जाएगा। और आवेदन लगाने के बाद जज साहब से निवेदन किया जाएगा, तो जज साहब उसमें जब जमानत का आवेदन करेंगे, उसके बाद वकील साहब उस मुलजिम की तरफ से एक तो शपथ पत्र जमानतदार का, जिसपे उस पे उसका फोटो लगा होगा जमानतदार का, और उसको आठ कमिश्नर से तस्दीक करवाएंगे। एक शपथ पत्र होगा, जमानतदार का जमानतनामा होगा, अभियुक्त का मुचलका होगा, और ये सभी चीजें, और साथ में जिसके आधार पर जमानत दी जा रही है, जैसे कि खेती की जमीन है, रजिस्ट्री है, उसकी कॉपी उसमें लगाई जाएगी। ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार करके कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश किए जाएंगे। फिर मुलजिम को और जमानतदार को उनके वकील साहब जज साहब के समक्ष लेकर खड़े होंगे। जज साहब उस जमानतदार से पूछेंगे कि आप इस मुलजिम को जानते हैं? तो मुलजिम कहेगा कि जी हाँ सर, मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं? कि साहब मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है, मिलने वाला है। आपने 20,000 रुपए की जमानत दी है? वो कहेगा जी हाँ सर, मैंने दी है। हाजिर रखोगे इसको पेशी पर? तो वो कहेगा जी हाँ, हाजिर रखूंगा। अगर नहीं रखा तो आपसे वसूल होंगे पैसे? वो कहेगा जी हाँ सर, मैं जिम्मेदार हूँ। तो ये सारी लाइबिलिटीज की पूर्ति होती है, खाना पूर्ति होती है। उसके बाद जज साहब के द्वारा उसको तस्दीक किया जाता है। उसके बाद फाइल ऊपर से नीचे बाबूजी की टेबल पर आ जाती है, और उसके बाद फिर बाबूजी जो है कि आदेश पत्रिका में मुलजिम और जमानतदार के गवाह लेते हैं, और उनको उनकी ओरिजिनल डायरी देकर उनको वहां से छोड़ दिया जाता है, और अगली तारीख देकर छोड़ दिया जाता है। फिर वकील साहब उनकी टेबल पर लेकर आते हैं पक्षकार को। टेबल पर लाने के बाद उनकी डायरी में उसका नोट करते हैं, और एक पर्ची लिख के उस पक्षकार को दे देते हैं कि अब आपको इस तारीख पर आना है। यहाँ से ट्रायल चालू हो जाती है। फिर अगली तारीख पर चार्ज लगता है। चार्ज अस्वीकार किया जाता है मुलजिम के द्वारा। उसके बाद एविडेंस पे लगती है फाइल। फिर वो जो चालान में जितने गवाहों के स्टेटमेंट लिए गए, जो भी उन्हें अभी आपको 9 शक्तियां बताई थी, उन सबको नोटिस जारी होता है एक एक करके। सभी के जब बयान हो जाते हैं, उसके बाद मुलजिम बयान पर लगती है। जब मुलजिम के बयान हो जाते हैं, उसके बाद आखिरी बहस पर लगती है। और यदि गवाह टूट चुके हैं या हॉस्टाइल हो चुके हैं, तो मुलजिम बरी हो जाता है। और यदि कहीं भी उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ और सबके गवाह बिल्कुल सही सही हुए, तो उस मुलजिम को सजा भी होती है। तो ये सारे प्रावधान बताए गए हैं। क्लोजर रिपोर्ट जो है कि खात्मा खारिजा रिपोर्ट होती है। मैं पहला सर आपको ई बुक से परिचित करा दूं। हमारा वीडियो का टाइटल तो पूरा हो चुका है, मैं आपको कंप्लीट मुकम्मल कानूनी जानकारी दे चुका हूं। मैं थोड़ा सा आपको इस ई बुक से परिचित करा देता हूं। इसी के अंदर से मैंने आपको जानकारी दी थी। ये हमारी ई बुक का टाइटल है, और इसमें जो है कि जो प्रस्तावना भी है, डिस्क्लेमर भी है, और इसके बाद सर अध्याय है। अध्याय 1 तो मैंने आपको बता दिया, और अध्याय 2 में पुलिस को इत्तला और उनके अन्वेषण की शक्तियां, बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां सर मैंने इसमें कलेक्शन करके आपके लिए लिख के रखी हैं। ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है सर, इसी नाम से मेरे स्टोर पर ये मैं इसको अपलोड करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, जो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार की गई है। ये एक कोशिश है, एक प्रयास है, दावा नहीं है। इस तरीके की समस्याओं से रिलेटेड लाखों करोड़ों लोग भी हो सकते हैं, ये उन सबको भी फायदा पहुंचा सकती है। लेकिन ये एक कोशिश है, ना कि दावा है सर। मतलब जब भी कोई सवाल आपके मन में पैदा होता है, तो उस सवाल के सॉल्यूशन के लिए, उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए मैं ई बुक आपके लिए तैयार कर देता हूँ, और वीडियो भी तैयार कर देता हूँ। उसी की ये कोशिश है। तो इसमें अध्याय नंबर 3 में पुलिस को इतला और उनके अन्वेषण की शक्तियां, अध्याय 4 में एफआईआर का महत्व और कानूनी आधार, अध्याय 5 में बीएनएसएस 2023 की धारा 173 का विस्तृत विश्लेषण, अध्याय 6 में एफआईआर से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान, अध्याय 7 में एफआईआर दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका, अध्याय 8 में आम जनता के लिए एफआईआर दर्ज करवाने की संपूर्ण व्यवहारिक मार्गदर्शिका एवं एफआईआर ड्राफ्ट, अध्याय 9 में एफआईआर क्या होती है बहुत सरल भाषा में, अध्याय 10 में जीरो एफआईआर क्या है, कब और कैसे दर्ज होती है, बीएनएसएस 2023 की धारा 173 की संपूर्ण जानकारी, और अध्याय 11 में पुलिस एफआईआर ना लिखे तो सीधे कोर्ट से आदेश कैसे लें, सीआरपीसी 156(3), अब बीएनएसएस 175(3), पूरी प्रक्रिया आवेदन की ड्राफ्ट के साथ। तो ये मैंने जानकारी सर मुकम्मल आपको ई बुक पीडीएफ के अंदर से दे दी है। एफआईआर के बाद क्या होता है, ये सर हमारा आज के वीडियो का टाइटल है। उस पे मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। अब एफआईआर क्या होती है, थोड़ा सा हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने मेरे वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। कई बार मेरे व्यूवर्स को शिकायत होती है कि सर कम टू द पॉइंट, आप मुद्दे पर आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस टाइटल को मैं लेकर चलता हूँ,
और उस टाइटल की जानकारी देने से पहले जो मैं अतिरिक्त कानूनी जानकारियां देता हूं तो वो इतनी लंबी हो जाती है कि उस मुद्दे पर पहुंचने में कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए कई लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप पहले मुद्दे की आप बता दें बात। तो मैंने मुद्दे की बात पहले बता दी आपको, जिस टॉपिक पर हमारा वीडियो का टाइटल था। अब मैं आपको आगे की जानकारी दे देता हूं कि FIR, व्हाट इज दिस FIR, आखिर FIR क्या है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन जिसको हम कहते हैं, 154 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में इसको धारा 154 से जाना जाता था और अब 173 से जाना जाता है। अब इसमें भी थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में बता दूंगा सर, ताकि आपका इससे इंट्रोडक्शन हो जाए यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 8 वीडियो या 10 वीडियो में इससे रिलेटेड बना चुका हूँ, ई बुक्स भी लिख चुका हूँ जो उन्हीं वीडियो के नीचे अपलोडेड है। जो जानकारी मैंने आपको इस ई बुक के अंदर से दी है वो उस ई बुक की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि ये आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो आप इसको खरीद सकते हैं। जब आप नीचे ई बुक डाउनलोड लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर डाउनलोड का ईमेल पर एक मैसेज आएगा। आप डाउनलोड पर जब क्लिक करेंगे तो ये वहां पर डाउनलोड हो जाएगी। कंप्यूटर पर या स्मार्टफोन पर सर आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसकी फोटो कॉपी भी करवा सकते हैं। ये एक पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपके स्वयं की जानकारी के लिए है। इसको आप किसी भी कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश नहीं कर सकते। आप यदि पेश करेंगे तो वहां से जज साहब के द्वारा वापस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप इसकी बुक लेकर आए। तो आप इस बात को समझ लें। ये डिस्क्लेमर में भी सारी जानकारी मैं दे देता हूँ कि इसका उपयोग आप आपके खुद के उपयोग के लिए कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं कि अब मैं आपको सर क्या उदाहरण बताऊं। हाँ, ये आपको उदाहरण बता देता हूं, मैं अक्सर वीडियो में बता देता हूं। अब जैसे आप देख रहे हैं बुक है सर, ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की बुक है और ये बुक आप देख रहे हैं जैसे कि मेरे पास में रखी हुई है। ये बुक है। ये इस बुक में जो है कि दंड प्रक्रिया संहिता की जो रिप्लेस हुआ है BNSS 2023, BNS 2023 और BSA 2023, मतलब एविडेंस एक्ट और आईपीसी की जगह जो BNS 2023 आया वो सब तीनों इसमें है। अब ये इस कानून के समंदर में आप कैसे ढूंढेंगे। अगर आप एक आम व्यक्ति हैं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो उसमें से मोती निकाल कर मैं लाता हूँ और आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड उन तमाम चीजों को सरल उदाहरणों के साथ, सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के साथ, उन सबको एक ही जगह कलेक्ट करके इस ई बुक पीडीएफ के अंदर में तैयार कर देता हूँ। तो इसलिए मेरे द्वारा इसको प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक पीडीएफ कहा जाता है, ताकि आपकी समस्या के समाधान के लिए इसको बनाया गया। अब जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक हुआ कि हमने FIR तो लिखा दी, अब क्या होगा। तो अब यही होगा जो मैंने सर आपको बताया है, और ये मैंने बताया कानून के अंदर से ही निकाल कर कि आप तो FIR लिखा कर आ गए। अब FIR लिखाने के बाद क्या क्या होगा। अब इसमें भी सर ये तो कानून की बातें हो गई, जो हमारी किताब में लिखी प्रोसीजर की बातें हो गई। अब इसके बाद जो है कि जो केस डायरी पुलिस के द्वारा लिखी जाती है उसमें बहुत बड़ा खेल हो जाता है सर। मतलब खेल होने से मतलब ये है कि वहीं सब कुछ हो जाता है, या तो मुलजिम छूट जाता है या मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल में पेश कर दिया जाता है। यहाँ यदि पुलिस के द्वारा निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी पूर्ण अगर कार्य किया जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, और यदि पुलिस के द्वारा निष्पक्षता पूर्वक और ईमानदारी से कार्य नहीं किया जाता है तो मुलजिम यहाँ से बच भी निकलता है। आप ये थोड़ा सा समझने वाली बात है सर, क्योंकि वैसे तो भारतीय पुलिस ईमानदारी से ही कार्य करती है, लेकिन कभी कभी मुलजिमों की भी चांदी हो जाती है और वो पता नहीं किन चीजों का लाभ और फायदा उठाकर बच निकलते हैं। और जो असल मुलजिम है वो उनका मुकाम जो ठिकाना जो जेल होता है वहां वहां पहुंचने की बजाय वो खुले बाजार में सीना तान कर घूमते रहते हैं और फिर नए अपराध की तैयारी में रहते हैं। मैंने मैंने पिछले वीडियो में भी एक कंजेबल अफेंस का एक एग्जांपल दिया था आपको, संज्ञेय प्रकृति के अपराध और असंज्ञेय प्रकृति के अपराध। उसी के बारे में शॉर्ट में मैं जानकारी आपको बता दूं कि संज्ञेय प्रकृति के अपराध में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है और असंज्ञेय प्रकृति के अपराध में पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं करती है। कॉन्जेबल अफेंस गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, संगीन, जैसे कि चोरी, 420 धोखाधड़ी, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण, ऐसे तमाम जो मामले हैं ये गंभीर प्रकृति के, ये सब कॉन्जेबल अफेंस में आ जाते हैं। और नॉन कॉन्जेबल अफेंस में क्या होता है कि धक्का मार दिया, थोड़ा सा धक्का मुक्की हो गई, हल्की सी गाली गलौज हो गई, ये नॉन कॉन्जेबल अफेंस में आ जाते हैं। इसमें 174 के तहत जो है कि BNSS 2023 में प्रावधान दिए गए हैं
कि उसको बयान लिख कर और उसको एक बयान की कॉपी अदम चेक जिसको कहते हैं दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप कोर्ट में आप दावा लगाएं। मैंने एक मेरे पिछले कई वीडियो में इस एग्जाम्पल को आपके सामने बताया है, नॉन कॉन्जेबल अफेंस का और कॉन्जेबल अफेंस का। संगीन प्रकृति का अपराध जैसे कि 420 जो पहले आईपीसी में थी, अब उसको 318 धारा कर दी गई है। उसमें भी उसमें उपधाराएं बना दी गई हैं और जो अंतिम उपधारा है इसकी 318 की, उसमें भी 7 साल की सजा का इसमें प्रावधान दिया गया है और ये संज्ञेय प्रकृति का और अजमानती अपराध इसको बताया गया है। इसमें मैंने एक कंजेबल अफेंस के उदाहरण में एक जीता जागता उदाहरण में लेकर चला था, वो समझाने के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सब एफआईआर से जुड़े हुए ही मैटर हैं सर, हमारे एफआईआर से अलग नहीं है। एफआईआर से रिलेटेड मैटर है, लेकिन इससे हमें सीखने और समझने को बड़ा बहुत कुछ मिलता है। जैसा कि यदि पुलिस के द्वारा जांच की जाती है पूरी निष्पक्षता के साथ और वास्तव में कोई अपराधी है तो उसको पकड़कर जेल में पेश किया जाता है। अब ये इस जांच में ही सब कुछ स्थितियां सामने आ जाती हैं, छुप जाती हैं। कई बार असल अपराधियों को भी पुलिस के द्वारा क्लीन चिट दे दी जाती है। गंभीर प्रकृति के अपराधों में ये कहा जाता है कि यह संज्ञेय प्रकृति का अपराध है। तब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा, हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? उसके भी कानूनी उपचार उपलब्ध हैं 175(3) बीएनएसएस 2023 के, कि यदि कोई गंभीर प्रकृति के अपराध में पुलिस के द्वारा मुलजिम को क्लीन चिट दे दी गई और पुलिस में खात्मा खारिजा रिपोर्ट कोर्ट में खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी गई यह कहते हुए कि ये संज्ञेय प्रकृति का अपराध नहीं है, असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है, तब आप क्या करेंगे? या आपकी रिपोर्ट ही नहीं लिखी गई, एफआईआर लिखने से मना कर दिया, तो 175(3) के तहत आवेदन में शपथ पत्र के आपको कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करना होगा। तब जज साहब उसमें इन्वेस्टिगेशन का आदेश करेंगे और एफआईआर लिखी जाएगी। 173 जो एफआईआर लिखी जाती है उसी की उपधारा 4 के तहत यदि थाना प्रभारी के द्वारा या पुलिस अधिकारी के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो आपको संबंधित पुलिस अधिकारी एसपी साहब को रजिस्टर्ड डाक से आवेदन देना होगा और वहां से आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। यदि वहां से भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो 175(3) बीएनएसएस 2023 का हथियार आपके सामने मौजूद है। एफिडेविट के साथ पेश होगा सर आवेदन, सारे गवाह सबूत जो भी आप लगा सकते हैं, इसमें मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ। इस आवेदन की ड्राफ्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी उस पर भी मैंने सर स्पेशल वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। पुलिस ने खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी तो उस पर विरोध याचिका प्रोटेस्ट पिटीशन कैसे लगाएंगे उस पर भी स्पेशल वीडियो और ई बुक दोनों में बना चुका हूँ। उसकी ई बुक उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम ये भी कह सकते हैं कि साहब ये खात्मा खारिजा रिपोर्ट गलत पेश की गई है, इसे निरस्त करवा के इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश किए जाए, अतिरिक्त जांच का सप्लीमेंट्री इसमें चालान मंगवाया जाए, ये सब उसमें निवेदन किया जा सकता है। और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान होते हैं, क्योंकि आप कंप्लेंट यदि लगाते हैं तो सब कुछ बर्डन आप ही के ऊपर होता है और पुलिस के द्वारा जब सब कुछ कलेक्ट करके लाया जाता है, मुलजिम के पास से जब्ती की जाती है तो उसमें बहुत कुछ रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। तो ये परिस्थितियां होती हैं, मुलजिम को इसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। जैसा कि मैंने मेरे एक पक्षकार के ही उदाहरण मैंने आपको बताया था, मैं फिर आपको उसी उदाहरण को लेके बता देता हूँ। बड़ा ही जीता जागता उदाहरण है सर, आंख खोल देने वाला उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें हमने क्या कानूनी कार्रवाइयां की थी। उसका मेरा मकसद यही है आपको बताने का कि आगे आपके सामने भी यदि कोई स्थिति आती है तो आप क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब मैं इसकी शुरुआत ये आपको कहूंगा कि जो हमारा पक्षकार था वो बड़ा ही सज्जन और सीधी प्रवृत्ति के इंसान थे, अपना अपने जीवन जी रहे थे आराम से। तभी ये मुलजिम गण, आरोपी गण तीन आरोपी गण अ, एक कंपनी के एजेंट और प्रभारी बनकर उनके पास आए। मतलब आप ये मान के चलें कि उनके द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई तो ये तकरीबन उनके पास 12-15 बार आए सर। कहाँ से आए? 60 किलोमीटर दूर से खुद की गाड़ी करके लेके आते और 15 बार उनके पास आए और 15 बार उनको ट्रस्ट में लिया, भरोसे में लिया। उसमें से एक मुलजिम को मेरे पक्षकार बचपन से जानते थे। उन्होंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने कहा कि आप हमें पैसा दे दें, हम इसको कंपनी में लगाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है साहब, पैसा कहाँ जमा कराना है? उन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया। उस अकाउंट नंबर देने के बाद जब वो वहां से 60 किलोमीटर दूर उनके शहर चले गए मुलजिम, तो वहां से उन्होंने व्हाट्सएप पर भी लिख के दिया और व्हाट्सएप पर उस अकाउंट के चेकबुक की फोटो भी खींच कर भेजी, क्योंकि वो खाते का संचालन वही कर रहे थे, चेकबुक पासबुक सब उन्हीं के पास थी। तो उससे उन्होंने कहा कि हमने जो आपको घर पर खाता नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर लिख कर दिया है और जो चेक दिया है, इन तीनों से आप मिलान कर लेना। चेक के ऊपर खाता नंबर सब लिखा रहता है, उसमें खाते धारक का नाम भी लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है उसमें।
तो इन सब से आप मिलान कर लेना, उसके बाद ही पैसे जमा कराना। तब मेरे पक्षकार ने उन पर भरोसा करते हुए 27 लाख रुपए की आरटीजीएस उनके खाते में, दिए हुए खाते में कर दी, और 1 लाख रुपए गूगल पेमेंट से कर दिए। कुल 28 लाख रुपए उनको दे दिए, और उन्होंने जो मुनाफा उन्होंने बताया था वो पहले महीने से ही नहीं दिया गया। तब मेरे पक्षकार ने उनसे कहा कि आप मुझे मुनाफा दें, आपने जो बताया है। उन्होंने बहाने बनाना चालू कर दिए, टाल मटोल चालू कर दी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने ऐसे ही निकाल दिए। तब मेरे पक्षकार ने कहा कि आप तो मेरी मूल राशि मुझे वापस दे दें। तो उन्होंने बदतमीजी चालू कर दी, लड़ाई झगड़ा धमकी कि अगर पुलिस थाने में रिपोर्ट की तो हमसे बुरा नहीं होगा, हम तुम्हें जान से मार देंगे, या इसी प्रकार से उटपटांग बातें, उसको धमकाना। लेकिन उसके द्वारा थाने पर रिपोर्ट कर दी गई। थाने पर रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, आवेदन ऐसे ही पटक के रखा। तब 173 के उपधारा 4 में दिए गए प्रावधानों के तहत उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई। ये सब जांच चल ही रही थी। इसी बीच इन आरोपियों के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई, दूसरे व्यक्ति ने जो पहले रिपोर्ट की थी। उसके साथ 8,60,000 रुपए की धोखाधड़ी इन लोगों के द्वारा की गई थी। उस एफआईआर में दर्ज होने के तुरंत 10 दिन के अंदर ही उसमें एफआईआर दर्ज हो गई, और दर्ज होने के साथ ही पुलिस ने उसमें बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाई की, और मुलजिम से सब सामान जब्त किया, गिरफ्तार किया, उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज साहब के समक्ष पेश किया। उन्होंने उसकी जमानत को भी नहीं लिया, निरस्त कर दिया, उसको जेल भेज दिया। 10 दिन वो जेल में रहा, और वहां उसकी अकल ठिकाने आ गई, और उस मुलजिम ने सोच लिया कि यदि मैं यहाँ उलझा तो ये 2 एफआईआर हो रहे हैं। उसके एक एफआईआर तो उसके ऊपर रिपोर्ट 28 लाख की थी मेरे पक्षकार की, और एक रिपोर्ट और उन्हीं मुलजिमों की धोखाधड़ी की हुई थी, 2,37,500 की। 2 रिपोर्टें पेंडिंग थी, और एक एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। और ये जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई थी 8,60,000 की इन्हीं मुलजिमों पर, उसके 10 दिन बाद ही मेरे पक्षकार की भी एफआईआर पुलिस के द्वारा दर्ज कर ली गई थी। अब यहाँ पर उन मुलजिमों ने बहुत शातिर और चालबाज किस्म के वो मुलजिम थे, तो उन्होंने फौरन जो भी उनका ज्ञान गुंतरा जमाया, उनके गुर्गों से संपर्क किया, और जो फरियादी था 8,60,000 की रिपोर्ट करने वाला, उससे जाकर संपर्क किया, और उसको उसके 8,60,000 रुपए दे दिए, और उससे कहा कि आप एक एफिडेविट लिख के कोर्ट में पेश कर दें कि मुझे जमानत में आपत्ति नहीं है। अब उसको 8,60,000 रुपए प्राप्त हो गए, तो उसने शपथ पत्र लिख कर दे दिया। एडीजे कोर्ट के द्वारा उस मुलजिम की जमानत ले ली गई। तब मेरे पक्षकार के द्वारा ये जो एडीजे कोर्ट से उसकी जो जमानत मंजूर हुई थी, उसकी आदेश पत्रिका की प्रमाणित कॉपी, शपथ पत्र की प्रमाणित कॉपी, एफआईआर की प्रमाणित कॉपी, ये सब ले जाकर पुलिस थाने में अनुसंधानकर्ता अधिकारी को दे दिया गया। और 2,37,500 की जो धोखाधड़ी की रिपोर्ट थी, उसकी भी कॉपी अनुसंधानकर्ता अधिकारी और थाना प्रभारी महोदय को दे दी गई। ये बताने के लिए कि ये जो अपराधी है, जिसको आपने, ये जो अपराधी गण है जिनको आपने गिरफ्तार किया है 8,60,000 में, उन्हीं अपराधी गण ने एक तो मेरे पक्षकार के साथ जो है कि धोखाधड़ी की, और एक व्यक्ति के साथ और की। ये 2 अपराध और हैं। तो पुलिस ने 28 लाख की एफआईआर उसमें दर्ज कर ली, लेकिन 2,37,500 पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की, उसको ठंडे बस्ते में ऐसे कैसे पटक रखा। तो 8,60,000 की इन्हीं आरोपीगण एक ही हैं, और इन्हीं आरोपीगण के द्वारा 3 लोगों के साथ अपराध किया गया। उसमें से एक की एफआईआर दर्ज हुई, तुरंत तुरंत उसको उसका पैसा भी दे दिया। दूसरी 28 लाख की जो एफआईआर थी, उसमें पुलिस के द्वारा सर सुस्ती बरती गई, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक कार्रवाई जरूर की गई। पुलिस जांच में यहाँ तक पहुंची कि जो मुलजिम ने मेरे पक्षकार को पहली बार जो खाता नंबर दिया था, उसकी उन्होंने जो है कि मनी ट्रांसफर रिपोर्ट बैंक से निकाली, और उसमें मेरे पक्षकार को बताया कि आपने जिस खाते में 27 लाख जमा किया था, उसमें 10 मिनट बाद ही ये मुलजिम वहां से निकालकर दूसरी स्टेट के एक कोई ट्रेवल है उसके खाते में लेकर चलेगा। बस पुलिस ने यहाँ जांच रोक दी। तब मेरे पक्षकार ने पुलिस से जाकर एक एक साल तक सर उन्होंने इसी पेंडिंग पटक के रखा मामला। कई बार मिला जाकर, और उनसे निवेदन किया कि सर ये आखिरी जो खाता है वहां पर मेरे पैसे मौजूद हैं, आप मेरे पैसे जब्त करके मुझे दिलाएं, और इन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करें, और इनसे तमाम डॉक्यूमेंट्स जब्त करें, दोनों बैंक के खाते जब्त करें, मोबाइल, इनकी सिम वगैरह सब जब्त करें। लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनको गिरफ्तार किया गया। और ऐसे ही मामला निकालते निकालते 1 साल उन्होंने अवधि निकाल दी, और 1 साल बाद कोर्ट में खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी, जिसको हम कहते हैं क्लोजर रिपोर्ट। और क्या लिखा उसमें कि ये मामला संज्ञेय प्रकृति का नहीं है, असंज्ञेय प्रकृति का पाए जाने से खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश की जाती है। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा सर, ध्यान दीजिएगा, बड़े ही ध्यान से आप सोचिएगा कि वही अपराधी हैं, और उन्हीं अपराधी जो जो अपराधी हैं, उन अपराधी के द्वारा 3 लोगों के साथ धोखाधड़ी से रुपया लिया गया।
अपराध की शैली एक, अपराधी एक, तीन अपराध, और अब तीनों अपराध कंपनी के एजेंट प्रभारी बनकर झूठ बोलकर धोखाधड़ी से ठगी से रुपये लेना और बाद में रुपये मांगने पर धमकाना, तीनों फरियादियों के साथ यही अपराध किया गया था। उसमें जरा सा फर्क नहीं था, मुलजिम भी यही थे, अपराध वही, फाइनेंशियल फ्रॉड, चोरी, धोखाधड़ी, 420। लेकिन पुलिस ने जो है कि फर्स्ट जो एफआईआर थी 8,60,000 की, उसमें तो कंजेबल ऑफेंस माना उसको, संज्ञेय प्रकृति का अपराध, 8,60,000 में। और जिस बेचारे हमारे पक्षकार के 28 लाख रुपए लगे थे, उसको ये कह के रिपोर्ट पेश कर दी कि असंज्ञेय प्रकृति का अपराध है। अरे भैया, अगर आपको यह असंज्ञेय लग रहा है तो आपको 8,60,000 का कैसे संज्ञेय लग गया? जबकि अपराधी वही, अपराध की शैली वही, सब कुछ सेम, तरीका वही, तब आपको ऐसा कैसे महसूस हो गया? अब ठीक है, अब आपको महसूस हो गया तो अब कानूनी कार्रवाई करने के जो आगे के प्रावधान है उनके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 175(3) के तहत भी प्रावधान दिए गए, प्रोटेस्ट रीड भी है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी है 193 की उपधारा 9 के तहत। लेकिन तीसरी जो एफआईआर थी 2,37,500 की, उस पे तो कोई कार्रवाई ही नहीं की गई। तो मुलजिम तो इतने सीना तान के घूम घूम रहे हैं, इतने सीना तान के घूम रहे हैं कि उनकी तो खुशियों के ठिकाने नहीं है। क्यों? क्योंकि 30,37,500 होते हैं सर, अगर दोनों फरियादियों की रकम मिला ली जाए। वो मेरे पक्षकार ने तो उसकी खेती की जमीन को सेल किया था, उस जमीन का पैसा उसकी बच्चों की पढ़ाई के लिए और मकान खरीदने के लिए उसने रखा था, उसके जीवन भर की वो कमाई थी। और इन अपराधियों ने झूठ बोल के धोखाधड़ी से उससे ठग ली। और इन अपराधियों को सबसे बड़ा डर यही था कि हम 8,60,000 में हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है और 28 लाख में भी हो गई है। उनका यही सोचना था कि जैसे तैसे हम इसको खत्म करा दें, मामला कोर्ट से भी और थाने से भी। वो इसी प्रयास में लगे हुए थे 1 साल तक। तो एक तो उन्होंने पैसा देके खत्म करा दिया मुलजिम को, बाहर उससे सेटिंग करके, तोड़ मोड़ करके। और दूसरे मामले में उनका जो भी ज्ञान गुंतारा था वो हमारे पक्षकार को तो नहीं पता लगा। लेकिन हमारे पक्षकार को तो सिर्फ इतना पता लगा कि जब उसको पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा लिखित में सूचना दी गई खात्मा खारिजा की, तब उसके होश उड़ गए। उसको उसको तो इतना मान के चलो सर, इतना सदमा लगा कि भाई ये कैसे हो सकता, 8,60,000 में तो गिरफ्तारी करके पेश कर दिया और मेरा 28 लाख में जो है कि पुलिस को दिख रहा है ये संज्ञेय प्रकृति का नहीं है। लेकिन अब वो के किससे सकता है सर, के किससे सकता है? किसी से नहीं कह सकता। आप थाना प्रभारी को जो करना था उन्होंने कर दिया। अब आपके सामने आगे की कानूनी कार्रवाई बचती कोर्ट में जज साहब के समक्ष। तो 175(3) की आप एप्लीकेशन भी पेश कर सकते हैं वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और 193 की उपधारा 9 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया है, वो एप्लीकेशन आप पेश कर सकते हैं। प्रोटेस्ट याचिका आप लगा सकते हैं, विरोध याचिका, इसकी खात्मा खारिजा रिपोर्ट निरस्त की जाए। इन सब पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। और वर्तमान में हमारे पक्षकार को ना तो कोई पैसा प्राप्त हुआ, 28 लाख रुपए जो उसने दिए उसके पूरे बैंक ट्रांजेक्शन कोर्ट में भी जज साहब के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं, पुलिस के समक्ष भी पेश कर दिए थे पूरे ट्रांजेक्शन। अब पुलिस चाहती तो आगे की तत्परता के साथ जांच कर सकती थी, लेकिन जहां तक उसने जांच की एक ही जगह की, उसके आगे फिर पुलिस अधिकारियों के द्वारा जांच नहीं की गई। अब वो जो भी मामला हो सर, जो भी कंडीशन हो, लेकिन हाँ ये तो बात है कि हमारे पक्षकार को इस बात से काफी पीड़ा और दुख था कि मुलजिम एक हैं और उनके द्वारा 3 लोगों के साथ अपराध किया गया है और एक ही तरीके से अपराध किया गया है। वो तरीका ये है कि कंपनी के एजेंट और प्रभारी बनकर आए, झूठ बोलकर धोखाधड़ी से पैसा लिया और जब पैसा मांगा तो उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया, धमकाया। तीनों के साथ यही हुआ। और उसमें जो सबसे छोटी रकम थी 8,60,000, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की। और सबसे बड़ी रकम 28 लाख में कोई उसमें पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की और 2,37,500 में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं की। तो अब ये तो सर बड़ा घोर अन्याय हुआ हमारे पक्षकार के साथ। तो अब हमारे द्वारा जो कानूनी कार्रवाइयाँ की गई है वो अदालत में विचाराधीन है। लेकिन ये मेरा बताने का मकसद ये था कि ऐसी स्थिति भी सर बन जाती है जीवन में कि कॉन्जेबल ऑफेंस होने के बाद भी, गंभीर प्रकृति का अपराध होने के बाद भी पुलिस के द्वारा उसमें खात्मा खारिज रिपोर्ट पेश कर दी जाती है। अब इसमें आप किससे कहेंगे? आप थाना प्रभारी महोदय से कहेंगे जाके, पुलिस अधिकारी से? तो वो तो कहेंगे कि हमने तो हमारा काम कर दिया जो हमें करना था, हमने तो कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। अब आपको जो बताना है कोर्ट में जज साहब के सामने आप जाके बताओ आप। तो उसमें प्रोटेस्ट याचिका आपको लगाना होगी, विरोध याचिका। उसमें सब आधार लिखना होंगे कि पुलिस अधिकारी महोदय के द्वारा ये सही जांच नहीं की गई, निष्पक्ष जांच नहीं की गई,
ये गलत तरीके से खात्मा खारिजा रिपोर्ट तैयार की गई है। अपराधी एक ही हैं और 3 लोगों के साथ अपराध किया और एक को कॉन्जेबल ऑफेंस मान रहा है, बाकी को जो है कि असंज्ञेय प्रकृति का अपराध मानते हुए जो है कि ये पेश कर दी गई। ये इन्वेस्टिगेशन से बचने और टालने के लिए ये किया गया, या मुलजिमों को इसका फायदा हो रहा है सीधा सीधा, तो ये इस प्रकार से इनकी खात्मा खारिजा रिपोर्ट निरस्त की जाए। अब यहाँ पर सर एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि उस पक्षकार को पैसे कौन दिलाएगा, कौन दिलाएगा सर उसको पैसे? 28 लाख रुपए वो लोग झूठ बोलकर धोखाधड़ी से ठगी कर कर ले गए। पुलिस वाले कह रहे हैं कि कोई गंभीर मामला नहीं है, आप कोर्ट में जाएं। और वहीं 28 लाख में पुलिस वाले कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी, कि कोई गंभीर मामला नहीं है, आप कोर्ट में जाएं। और 8,60,000 में आप कह रहे हैं कि अरे बड़ा गंभीर मामला है। और चट मंगनी पट बिया करते हुए बिल्कुल 10 दिन में सब काम कर दिया। अगर यही तत्परता हमारे पक्षकार के मामले में भी पुलिस अधिकारियों के द्वारा दिखा दी जाती और अपराधियों को पकड़कर उनको कोर्ट में पेश किया जाता, कोर्ट में जज साहब उसको उसी प्रकार से जैसे 8,60,000 में जमानत निरस्त की, उसी प्रकार से वही अपराधी, वही शैली, वही तरीका, वही कंपनी के नाम पे, तो हमारे उसमें भी सर निश्चित था उनको जेल भेजा जाता। वो पैसा उनके पास है आज भी, वो पैसा हमारे पक्षकार को वापस कर देते। तो ये स्थितियां कभी कभी बड़ी पीड़ा और दुख पहुंचा जाती हैं कि ये कहीं ना कहीं अनजस्टिस हुआ, ये जस्टिस नहीं हुआ। अब जस्टिस नहीं हुआ तो कोर्ट उसके लिए खुली हुई है सर, क्योंकि हम इससे आगे की कार्रवाई कोर्ट में ही करेंगे। अब हम जो हमारे पास गवाह सबूत या जो भी प्रूफ है वो हम कोर्ट में पेश करेंगे और जज साहब से निवेदन करेंगे कि इसमें श्रीमान फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करवाया जाए, खात्मा खारिजा रिपोर्ट भी निरस्त करी जाए, पूरा चालान भी इसमें मंगवाया जाए और पूरक चालान मंगवाने के साथ ही आरोपीगण को नोटिस भी जारी किया जाए। और ये तमाम आदेश करने की इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को इसमें पावर्स दी गई हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने लगभग लगभग मेरे पिछले सभी वीडियो में भी सर बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि ये कॉन्जेबल ऑफेंस से रिलेटेड एक जीता जागता उदाहरण है। संज्ञेय प्रकृति का अपराध, 420 7 साल की सजा। तो यहाँ पर आपको इस उदाहरण को मेरे बताने का मकसद यही है कि आप इससे सीख सकें, आप सीख सकें कि ऐसा भी होता है। अगर आप एक मान के चलें कि सर अगर इन अपराधियों ने जो 3 लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी और झूठ बोलकर पैसा लिया था, एक से लिया था 8,60,000, एक से लिया था 28 लाख और एक से लिया था 2,37,500। अगर इन तीनों में पुलिस अधिकारी के द्वारा समभाव बनाते हुए एक ही रिपोर्ट दी जाती कि ये मामला गंभीर प्रकृति के नहीं है, तीनों आप तीनों कोर्ट में जाएं, तो सर फिर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। हमारे पक्षकार के मन में भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। हमारे पक्षकार के मन में बार बार यही सवाल पैदा हो रहा है। वो यही कह रहा है, वो कोर्ट में भी जज साहब के समक्ष यही कह रहा है कि सर 8,60,000 में गंभीर मामला हो गया और 28 लाख में सामान्य मामला हो गया। ये ऐसा क्यों किया गया सर? ये पुलिस के द्वारा गलत खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश की गई, इसको निरस्त किया जाए सर। तो ऐसी स्थिति बन जाती है सर। ये कॉन्जेबल ऑफेंस और नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस का एक जीता जागता उदाहरण है और उनसे भी बढ़ के एक नई स्थिति का मामला आप लोगों के सामने प्रकट होता है, आपके सामने आता है कि पहले तो हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए जद्दोजहद करते हैं। ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार 12 नवंबर 2013 का भी एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें गाइडलाइन दी गई है कि यदि कोई संज्ञेय प्रकृति का मामला होता है तो पुलिस अधिकारी को उसमें एफआईआर लिखना होगी और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करना होगा। पुलिस अधिकारी ये नहीं कह सकते कि हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, आप दूसरे क्षेत्र के थाने की घटना है तो वहां जाकर लिखा। नो सर, ये सब कुछ अमेंडमेंट हो चुका है। अब 173 की उपधारा 1 में ये बात लिख दी गई है कि उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध हुआ है, किसी भी थाने में यदि कोई पीड़ित जाता है तो 0 पर उसकी एफआईआर लिखी जाएगी और उस संबंधित थाने को भेज दी जाएगी जहां के क्षेत्राधिकार में वो घटना आती है और वहां पे फिर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इन्हीं 9 तरीकों से किया जाएगा सर। कानून में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यदि उसका निष्पक्ष तरीके से उसका उपयोग यदि हो जाए तो एक जो है कि एक व्यक्ति को इंसाफ मिल जाता है, ना इंसाफी से वो व्यक्ति बच जाता है। अब आज हमारा जो पक्षकार है सर, जिसके साथ 28 लाख की जो चीटिंग हुई है, आज उसका दुख आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने उसके जीवन में कैसे उन 28 लाख रुपए को इकट्ठा किया था, कैसे उसने उसकी जमीन को सेल करके वो पैसा अपने पास लेके आया था। एक उसके अरमान थे, एक उसका ख्वाब था, एक उसके स्वप्न थे कि इन पैसों से मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा और मकान भी खरीद लूंगा। आज उसके सारे अरमान और सारे स्वप्न जो है कि कब्र में दफन हो गए सर।
आज उसकी उसकी जिंदगी पे कितना बड़ा ये एक जिसको कहते हैं कि प्रहार हुआ, उसकी जिंदगी में कितना बड़ा लॉस हुआ सर, आप समझे। और अपराधियों के चेहरे खिल उठे। जैसी थाना प्रभारी महोदय ने खात्मा खारिजा रिपोर्ट दी, उन अपराधी सभी अपराधियों के चेहरे लाल और गुलाबी हो गए। खुशी से झूम उठे वो, क्यों? क्योंकि उनको डर तो दो ही जगह से था, एक तो पुलिस थाने से और कोर्ट से। सबसे पहला डर तो उनको पुलिस थाने से ही था कि एक एफआईआर की चपेट में हम आ गए और गिरफ्तारी होकर हम जेल में चले गए, और दूसरी में हमारी गिरफ्तारी होना है। तो उनकी सारी कोशिश यही थी कि ये दोनों की बाकी की रिपोर्ट खत्म हो जाए और इसको पहले वाली एफआईआर जो कोर्ट तक पहुंच गई है चालान के रूप में, उसको ले दे करके हम निपटा दे। वो इसी कोशिश में सर लगे हुए थे। तो अब ठीक है सर, अब वो जो भी हुआ हो या ना हुआ हो, हम इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर साफ साफ दिख रहा है, ये तो बिल्कुल क्लियर स्थिति है कि 8,60,000 में चालान कोर्ट में पेश किया गया, गंभीर प्रकृति का मामला मानते हुए। ये तो बिल्कुल रिकॉर्डेड है सर, ये चीजें। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई अंदाजे से कह रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड है, कोर्ट की आदेश पत्रिका में उल्लेखित है, उसकी कॉपियां मौजूद हैं। लेकिन 28 लाख में वही अपराधियों को असंज्ञेय प्रकृति का मामला मानते हुए उनके विरुद्ध कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया गया। उनको क्लीन चिट दे दी गई कि आप जाएं, घूमे फिरें, आप आपने 30 लाख रुपए ले लिए हैं, कोई गंभीर मामला नहीं है, जाए जाएं आप। और कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। अब सर, क्लोजर रिपोर्ट तो दे दी गई, लेकिन उसके दुख और गम जो हमारे पक्षकार है उसका क्या होगा सर? उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया सर, उसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया। भला इतनी बड़ी रकम वो जीवन में कैसे कमा पाएगा, कहाँ से लाएगा? और अपराधी जो, वो उन्होंने सिर्फ 8,60,000 रुपये वापस कर दिए, लेकिन 28 लाख और एक जो 2,37,500 की एफआईआर दर्ज है, वो पैसा उन अपराधियों के पास मौजूद है। 30,37,500। हमारे पक्षकार ने बार बार जाकर निवेदन किया, 1 साल तक निवेदन किया जाकर कि सर आप उस खाते में जो अंतिम खाता है वहां से पैसे जब्त करके आप लाएं। क्या इन अपराधियों ने वहां से निकालकर बोरों में भरकर इनके घरों में छुपा कर रखे हैं, पलंग पेटियों के नीचे? इसकी जांच करें, इनकी घरों की तलाशी लें सर। या ये खातों से निकालकर दूसरे खातों में लिए गए तो उन खातों को सीज करें आप, और जब्त करके मुझे मेरी राशि दिलाए। मेरी उम्र भर की कमाई है, खेती की जमीन जो मैंने सेल की थी उसका पैसा है। मेरे पक्षकार ने काफी निवेदन किए, लेकिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा आगे की जांच नहीं की गई, सिर्फ यहीं तक जांच करके जांच को रोक दिया गया। कहां तक सर? जो पहले खाते में जमा कराए थे वहीं से पुलिस अधिकारियों के द्वारा बताया गया, वहां जांच के बाद, बैंक स्टेटमेंट लेने के बाद, कि इस खाते में जैसे आपने जमा कराए थे तो ये उसके कुछ देर बाद ही, 10 मिनट बाद ही, ये दूसरी स्टेट के खाते में पैसा लिए गए। बस उसके आगे सर कोई जांच नहीं की गई, ना पैसा जब्त किया गया, ना मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई, ना ही दो ही खातों के डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। वो खाते किन के नाम से थे उनको अपराधी भी नहीं बनाया गया, और एक और अपराधी था उसको भी अपराधी नहीं बनाया गया। और क्लीन चिट देते हुए असंज्ञ प्रकृति के अपराध की रिपोर्ट पेश कर दी गई। ये एक बड़ा ही जीवंत उदाहरण में सर बता रहा हूं कि अब आप, वो व्यक्ति सिर्फ अभी दुखी है सर, हमारा पक्षकार। मैंने उसको ढांढस बनाया, मैंने कहा हिम्मत रख, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके घर देर है मगर अंधेर नहीं है। जो पाप की कमाई और जो बुरे रास्ते से कमाया हुआ पैसा, ये उनके जीवन में कभी सुखियां नहीं, उनको खुशियां नहीं दे पाएगा। और वो आज नहीं तो कल उनके जीवन में नुकसान जरूर उठाएंगे, और जो हमें कानून में अधिकार दिए गए हैं, हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे पक्षकार को इसमें कुछ शंका बीच में हुई थी, कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उसकी ओर से हमारे द्वारा 175(3) BNSS 2023 के तहत कोर्ट में पहले ही ये आवेदन पत्र, मैं शपथ पत्र के दे दिया गया था। उसमें कोर्ट में जज साहब ने पुलिस अधिकारी को उसकी कॉपी भी दे दी थी और कहा था कि इस पे रिपोर्ट पेश करो। 1 साल तक रिपोर्ट पेश नहीं की गई सर, 1 साल तक। कहाँ, 10 दिन के अंदर 8,60,000 की गिरफ्तारी, जब्ती, चालान सब कंप्लीट करके पेश कर दिया गया। और 28 लाख में और 2,37,500 दोनों मिला ले तो 30,37,500 की रकम में साल भर तक कुछ भी नहीं किया गया, और अंत में सिर्फ खात्मा खारिजा रिपोर्ट दे दी गई। क्या इसी का इंतजार किया जा रहा था? क्या इसी के लिए 1 साल की समय अवधि खींची गई थी कि हम 1 साल बाद खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश करेंगे? तो ये सभी चीजें क्या होता है सर, कभी कभी प्रैक्टिकल जीवन में हमारे सामने आती हैं। कॉन्जेबल अफेंस और नॉन कॉन्जेबल अफेंस का बड़ा जीता जागता उदाहरण सर मैंने आपको दिया है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब उसमें जो भी अगली कार्रवाई होगी, हम हमारे पक्षकार को जस्टिस दिलाने में लगे हुए हैं, न्याय दिलाने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ा जस्टिस करता तो ऊपर वाला है सर, क्योंकि बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि ये तो कोर्ट कचहरी है सर, यहाँ तो हम केस जीतते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन कराते हैं। आदेश 21 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत हम जो निष्पादन कराते हैं। ऊपर वाले के यहाँ तो सीधा फैसला होता है, एग्जीक्यूशन ही होता है सर, उसके यहाँ तो निष्पादन ही।
और कर्मों के फैसले ऊपर जरूर जाते हैं। यदि आपने बुरा कर्म करा है तो आपको उसका परिणाम तो सर जरूर भुगतना पड़ेगा। आज यदि आपके साथ आज किसी ने बुरा किया है तो वो उनका कर्म है जो लिखा जा चुका है। ऊपर वाले के यहाँ से उसका फैसला जब उतरेगा तो फिर उनको पता लगेगा कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये भी है कि जिस व्यक्ति के साथ यदि कोई चीटिंग होती है तो ऊपर वाले की कृपा उस पर होती है और ऊपर वाला उसका कहीं ना कहीं से रास्ते भी खोल देता है, उसके घाटे पूरे करके। और उससे भी कई हजारों गुना उसको ऊपर वाले की असीम कृपा से धनराशि, सम्मान, मान, तरक्की सब कुछ मिलती है। क्योंकि वो व्यक्ति की यदि नीयत साफ है और नीति अच्छी है तो फिर कदम कदम पर ऊपर वाले की रहमतें बरसती हैं। लेकिन ये मामला तो सर बड़ा ही अजीब और गरीब है। मैंने जो आपको बताया, मैंने भी मेरे वकालत के करियर में ये बड़ा ही अजीब और गरीब मामला देखा कि अपराधी एक हैं और 3 अपराध किए गए। तीनों अपराध कंपनी के एजेंट प्रभारी बन के धोखाधड़ी झूठ बोल के पैसे लिए गए। जब उनके द्वारा मांगा गया तो उनको जान से मारने की धमकी और धौंस धपट दी गई। और उन 3 अपराधों में से एक अपराध को संज्ञेय प्रकृति का मामला मानते हुए कार्रवाई की गई, दूसरे में कोई कार्रवाई नहीं की गई, खात्मा खारिजा रिपोर्ट पेश कर दी गई, तीसरे में एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। बड़ा अजीब गरीब मामला है सर। ठीक है, पुलिस अधिकारी के इन्वेस्टिगेशन की उनकी पावर्स हैं, उनकी शक्तियां हैं जो कानून में उनको दी गई हैं। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो हम उनको रोक तो सकते नहीं। हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे सकते हैं कि सर ये कागज है, ये कागज है, इस प्रकार से अपराध किया गया। अब आगे उनका जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे सामने, आगे कोर्ट भी मौजूद है जहां हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है उसके लिए। तो ये सब जानकारियां सर मैंने आपको इसलिए दी हैं, मेरे जानकारी देने का जो असल मकसद यही है कि हम एफआईआर पर बात कर रहे हैं सर, हम एफआईआर के ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये एफआईआर ही है जो मैंने आपको बताई थी, प्रथम सूचना प्रतिवेदन 173 के तहत। वो नॉन कॉन्जेबल अफेंस और कॉन्जेबल अफेंस, उसका भी जीता जागता उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि यदि मैं किताब की परिभाषा आपको समझाता तो इतनी बारीकी से और इतने अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाते। इसमें जो पेचीदगियां थी वो भी पेचीदगियां मैंने आपको बताई हैं कि ये एक अजीबोगरीब मामला है, अजीबोगरीब मामला है, अजीबोगरीब मामला है सर। क्यों मामला है? क्योंकि अपराधी एक और 3 उन पे एफआईआर, एक में इसमें एक में तो कॉन्जेबल अफेंस है और 2 में दूसरे को नॉन कॉन्जेबल अफेंस मान के रिपोर्ट पेश कर दी गई और तीसरे पे कार्रवाई नहीं की गई। जबकि समानता का सिद्धांत क्या कहता है? समानता का सिद्धांत तो यही कहता है कि एक एफआईआर नहीं सर, कंपनी के मामले में तो मैंने देखा है कि यदि लोगों ने कंपनी के नाम से ठगी की है तो 100 एफआईआर दर्ज होती है उनके ऊपर। एक नहीं, कई लोगों के साथ उनके द्वारा जो चीटिंग की जाती है, 100 एफआईआर, और 100 एफआईआरों में चालान बनाकर कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बड़ा अजीब गरीब मामला हुआ कि एक ही में पेश किया गया, बाकी 2 में पेश ही नहीं किया गया। ठीक है सर, अब वो हमारा पक्षकार जो दुखी है, परेशान है, ऊपर वाला उसको सद्बुद्धि और शांति दे। और वो 28 लाख रुपए जैसी रिकवरी जो उसकी हो जाती है यदि पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई की जाती, तो जैसे कि 8,60,000 वाले की हो गई। ठीक है, अब कोर्ट में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। अब जो भी न्यायालय जज साहब का फैसला होगा वो सामने आएगा। अब इसमें जो मैंने सर अध्याय तो आपको बता दिए, और जो पहले कुछ वीडियो अपलोड किए थे उसमें पुलिस एफआईआर ना लिखे तो सीधे कोर्ट से आदेश कैसे लें, सीआरपीसी 156(3), अब बीएनएसएस 175(3), आवेदन पत्र, मैं शपथ पत्र और ड्राफ्ट सहित ये वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। क्या एफआईआर के बाद पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दे सकती है? जब गवाह सबूत मौजूद हो तो क्या करना चाहिए? इस पे भी स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा एक जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का जो मेरे पास में मौजूद है, भगवत सिंह विरुद्ध कमिश्नर ऑफ पुलिस 1985 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने पर शिकायतकर्ता को सुना जाएगा, अनिवार्य है सर ये। दूसरा है, अदालत क्लोजर रिपोर्ट मानने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरा है, अदालत के पास समनिंग का भी अधिकार है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि पुलिस के द्वारा पेश कर दी भी गई है कोर्ट में तो जज साहब उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। जज साहब उसको खारिज भी कर सकते हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, या खुद बयान लेके संज्ञान में भी मामला आगे बढ़ा सकते हैं। जज साहब को पूरा अधिकार उसमें दिया गया है। तो आज का सर जो हमारा वीडियो है कि एफआईआर से रिलेटेड जो हमारा वीडियो है कि एफआईआर के बाद क्या कार्रवाई की जाती है, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पुलिस अधिकारी के द्वारा किस किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, तो वो कुल 9 तरीके मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताए हैं। और आज के वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। ये सभी जानकारियां जो मैंने आपको दी हैं इस ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
वहां पर आपको ई बुक और आगे डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो भुगतान का ऑप्शन आएगा, भुगतान करेंगे तो ईमेल पर डाउनलोड के रूप में ये प्राप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।